नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। थोड़ा तबीयत नहीं सही है, जुकाम हुआ है, तो थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। और आपका फंडामेंटल राइट, ये कि इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हो चुका है। देखिए, पॉलिटी के कोई भी टॉपिक पूर्णतः समाप्त नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ गतिशील सब्जेक्ट, कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन जुड़ती रहती है, आती रहती है। तो आप जब भी नोट्स बना रहे हो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स खत्म होने के बाद कुछ पेज खाली छोड़ दिया करिए, नई इन्फॉर्मेशन को उसमें अपडेट करते रहिए। हमने बताया भी था कि आप जब भी क्वेश्चन अपना नोट्स बनाइए तो अगर ये 4 साइज का पेपर है तो साइड में कुछ जगह छोड़िए। आर्टिकल 14 लेटर अगर कोई संशोधन नया आया मान लीजिए, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकिए। या कोई नई बुक पढ़ रहे हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली तो आप वहाँ पर ऐड करिए। आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना। ये सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए आपके नोट्स में। बार बार आप नोट्स बदलते रहेंगे तो सही नहीं है। ये तो अब आपका जो है, जैसा कि पहले भी हो चुका है, कोई टॉपिक खत्म होता है तो उस पर पीवाईक्यू होता है। बेसिक लेवल के पीवाईक्यू, एडवांस लेवल के पीवाईक्यू होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं। फंडामेंटल राइट बहुत बड़ा चैप्टर था। इसको हमने जो है टोटल 4 भागों में 4 क्लासेस पर होंगी क्वेश्चन आंसर की। उसमें से भी बेसिक पीवाईक्यू होगा, एडवांस पीवाईक्यू होगा, बेसिक प्रैक्टिस होगी और एडवांस प्रैक्टिस होगी। ठीक है। तो बेसिक पीवाईक्यू में देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या क्या है। काफी इजी क्वेश्चन होंगे, वनडे एग्जाम एसएससी। जो थोड़ा एसएससी सीजीएल क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा हार्ड हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है इजी ही रहेंगे। आपने क्लास की है अच्छे से, उम्मीद है। नहीं की है तो वह पूरी क्लास कंप्लीट करिए, सीरीज को। फंडामेंटल राइट को जरूर कंप्लीट करिए, तभी ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आएंगे या इजी लगेंगे। बहुत ज़्यादा समझाते हुए नहीं करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में बहुत ज़्यादा समझाने वाला कुछ होता नहीं है। और क्लास में लगभग लगभग आपको डिटेल में इतना समझाया गया कि समझाने वाली कुछ बात बची ही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो आप बताइए, 12 से 35 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है। संघीय ढांचा कहाँ आता है? ये पार्ट 5 में है। ठीक है। मूल कर्तव्य किस में आता है? आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। आपकी इसके बाद जो है डीपीएसपी क्लास होगी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आता है आर्टिकल 51A में, भाग 4A में। ठीक है। मौलिक अधिकार जो आपको भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को, सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? ये भी चर्चा हो चुकी है। तो आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए। जरूरी नहीं जो क्वेश्चन पूछा उतना ही आता है, उससे एडवांस भी आना चाहिए आपको। केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो अब देखते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? तो समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, केवल नागरिकों को प्राप्त है क्या? मिलाइए आप यहाँ से, तो ऐसा नहीं है, पहला स्टेटमेंट गलत। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19। ठीक है। आर्टिकल 19 के बारे में बताइए, केवल केवल नागरिकों को प्राप्त है क्या? जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21। आप मिला लीजिए वहां से, विधि के समझ समानता, आर्टिकल 14। अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। शायद आपके जो है क्वेश्चन पेपर में या इसका जो आंसर शीट दी गई है उसमें इसका आंसर गलत होगा, सी गलती दे दिया गया होगा। ये एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है, एक बार देखें। क्या होता है ना कि हम आंसर शीट बगल में लैपटॉप में खोले हुए हैं, उसमें दिख रहा है इसका आंसर सी दिया गया है। चलिए, यहाँ पर बी रहेगा। ठीक है। बी क्यों रहेगा आप देखें वहाँ पर।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ी है। ACQIQ तरीके। आंसर सीट आपकी मैच नहीं कर रही है। अगर आप दूसरी आंसर सीट इसमें कॉपी पेस्ट हो गई है। चलिए देखते हैं। ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसमें देखिए आप कौन सा रहेगा, इसमें बी, और फिर जो है इसमें भी आपका बी स्टेटमेंट से, जबकि आंसर सीट में दोनों का सी दिया हुआ है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आप देखते चलिए, जो हम यहाँ सॉल्व करवा रहे हैं, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है। हम अपडेट कर देंगे आंसर सीट को, थोड़ा देख के एडिट कर लेंगे, फिर आपके लिए अपलोड करेंगे। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है। इसका भी जो है आंसर आई थिंक जो है आंसर शीट में गलत दिया हुआ है। ये कुछ हो सकता है वहाँ पर दिक्कत हो गई हो कॉपी पेस्ट करने में हमको, तो आप आंसर की हम अपडेट कर देंगे बाद में। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, आप बताइए। इसमें से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 21 कहीं है? आर्टिकल 21। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है? कौन सा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब बताइए किस में रहेगा? बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। शिक्षा का अधिकार आपका आता है आर्टिकल 21A में आता है। संपत्ति का अधिकार आपका आर्टिकल 31 में आता था, और आर्टिकल, बताइए आर्टिकल 19 किस में आता था? F में आता था। ठीक है। अब ये क्योंकि समाप्त कर दिया गया है, यहाँ पूछ रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, दो आर्टिकल आते हैं। बाल श्रम से निषेध आर्टिकल 24 से संबंधित है, और आर्टिकल 23 जो है बेगार मानव तस्करी जबरन श्रम से संबंधित है। तो आर्टिकल 24 बाल श्रम से निषेध शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसका स्टेटमेंट या इसका आंसर ए हो जाएगा। पांचवा का ए सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल, अभी हम आंसर नहीं देख रहे हैं, पहले यहाँ पे देख लीजिए आर्टिकल 19(1)(a) में। ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आर्टिकल 19 कहीं पर है, आर्टिकल 19 बी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रिट न्यायालय के आदेश का पालन कराने के लिए जारी किया जाता है? कौन सा ऐसा रिट है जो न्यायालय के आदेश का पालन कराने के लिए जारी किया जाता है, आप बताइए। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिंदी में देख लीजिए। मैंडमस, परमादेश, परमादेश न्यायालय के आदेश का पालन कराने के लिए, सही होगा कि नहीं होगा? परमादेश क्या है? परमादेश कहता क्या है कि जब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने कार्यों के दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहा है, या कोई भी अधिकारी अपने कार्यों का निर्वहन, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो आदेश उस, कोर्ट उसको आदेश दे सकता है कि आप ये काम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, तो परमादेश इसके तहत आएगा, जिसको मैंडमस कहते हैं। तो इसका भी सातवें का बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? 25 बताइए।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अब पढ़े हैं। धर्म की स्वतंत्रता। समानता का अधिकार 14। शिक्षा का अधिकार 21A। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 एंड 24। समानता जो है 14, 15, 16, 17, 18, इसके बीच समानता के अधिकार की बात की गई है। मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? उच्च न्यायालय की बात यहाँ पर कर रहा है। आप ये नहीं कि फंडामेंटल राइट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर जो है आर्टिकल 32 कर दीजिए, सही से क्वेश्चन ना पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। आप उच्च न्यायालय की बात कर रहा है तो यहाँ पर आर्टिकल 226 हो जाएगा। आर्टिकल 226। भारतीय संविधान में मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध आर्टिकल बताइए। आर्टिकल नंबर 23 में होगा या 24 में होगा? 23 क्या है? मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। और 24 क्या है? बाल श्रम निषेध। तो आर्टिकल 23 कहीं दिया है? 10वां में बी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नकारात्मक अधिकार का उदाहरण है? निगेटिव राइट। तो नकारात्मक अधिकार का उदाहरण यहां पर रहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नकारात्मक अधिकार का तात्पर्य क्या है? किस पे किसी प्रकार का जो है रोक टोक नहीं लगेगी। तो ऐसे एक अधिकार और है आर्टिकल 17, किसी प्रकार की उसमें रोक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन रहा ये। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रताएं किन पर लागू होती हैं? किस किस पर जो है आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं, कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता। संपत्ति रखने की स्वतंत्रता को समाप्त किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता वहां पर बची हुई है। तो अनुच्छेद 19 एक के तहत कायदे से देखा जाए तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रताएं किन पर लागू होती है? केवल नागरिकों पर लागू होती हैं, सभी व्यक्तियों पर, केवल विदेशी नागरिकों पर, या केवल सरकारी कर्मचारियों पर? तो आप बताइए, केवल सरकारी कर्मचारियों पर होगा क्या? गलत हो जाएगा। केवल विदेशी नागरिकों पर, तो ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं जो केवल केवल विदेशियों को प्राप्त होगा दोनों को प्राप्त होगा, भारतीय विदेशी सबको, या फिर सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को। केवल विदेशी को तो नहीं होगा। अब आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए ए और बी में। तो अभी जब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे वहीं पर हमने आपको क्लियर कर दिया था। तो केवल नागरिकों को फिर से देख लीजिए 15 वनडे एग्जाम वाले खास करके आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसका क्या आंसर ए सही हो जाएगा। 12 का ए वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दंड विधि से संरक्षण से संबंधित है? दंड विधि से संबंध में संरक्षण, दंड के संबंध में संरक्षण। आप बताइए कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो दंड विधि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण आपने पढ़ा है कहीं पर? आर्टिकल 20 में पढ़ा है। ठीक है, ये क्या है? गिरफ्तारी, अरेस्ट और निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी और निवारक निरोध के संबंध में, तो गिरफ्तारी के बाद, दंड की बात नहीं कर रहा है ये, दंड के बाद में, मतलब कोई पूर्वगामी, मतलब कोई भूतलक्षी विधि से आपको दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार संबंधित में दंड विधि संबंध में संरक्षण की कोई बात ही नहीं है। आर्टिकल 23 मानव तस्करी जबरन श्रम से संबंधित है, उसके निषेध की बात करता है। तो यहां पर आर्टिकल 20 स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा। डबल जियोपैरिडी, दोहरा दंड का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है? दोहरे दंड की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अब बताइए। आर्टिकल 20(2) में। तो इसका जो स्टेटमेंट कौन सही हो जाएगा? बी। आर्टिकल 20 के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट मैंने वहां पर आपको बताया हुआ है। आप याद करिए, देखिए वहां पर क्या है। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो हमारे संविधान में कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं, या कौन सा, कई सारे हैं या एक दो हैं, कौन कौन से हैं जिनको इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता?
हमने बता रखा है आपको। आर्टिकल 19, 20, 21 नहीं। देखिए आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 20 और 21, इन दोनों आर्टिकलों को किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता है। इवन इमरजेंसी के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। कोई भी तरीका नहीं इनको निलंबित करने के लिए। एक तरीका है कि संविधान संशोधन ही कर दिया जाए, तो अलग बात हो गई, लेकिन किसी भी प्रकार इन दो आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता है, 20 और 21 को। तो यहाँ पर आर्टिकल 20 दिख रहा है ना, ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है, बताइए आप लोग। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? अभी जब हम बता रहे थे, पिछला क्वेश्चन कहाँ गया, यहीं पे कहीं बताए थे ना हम आपको, दंड विधि संबंध में संरक्षण, यहाँ पे आर्टिकल 22 को हमने अच्छे से बताया ना आपको। अब बताइए आप, आर्टिकल 22 कहाँ गया? आर्टिकल 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण। जो लोग क्लास किए हुए हैं, ये जो क्वेश्चन आंसर हम करवा रहे हैं उनके लिए है। और देखिए रेलवे एनटीपीसी 2021 का एक क्वेश्चन आप देखते भी चलिए, कहाँ कहाँ एसएससी सीजीएल 2017 का इससे पहले क्वेश्चन था। तो अब क्लास करने वाले ये सोच रहे होंगे इतना इजी क्वेश्चन आता है क्या, और जो लोग क्लास या कभी कहीं पढ़े नहीं होंगे उनके लिए क्वेश्चन टफ होगा। ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास आपने अच्छे से की है तो आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। जो लोग नहीं किए जाके क्लास करिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है, तो बताइए। बाल श्रम आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है, उसमें से मानव तस्करी वाला ये है, और ये है बाल श्रम। 24 कहीं है, देखिए कितना इजी है। एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? अब इससे पॉपुलर और उससे ज्यादा चर्चित क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। बी आर अम्बेडकर यहाँ पर लिखा गया है, बी आर अम्बेडकर लिखा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को संविधान सॉरी आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, सब पहले आप क्लास में कर चुके हैं ना। 30, देखिए इतना इजी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2018, और भी कई एग्जाम में पूछा होगा ये क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रिट अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य करने वाले न्यायाधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है? इसमें स्टेटमेंट में जो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं किया गया है जिसके माध्यम से जारी किया जाता है। अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य करने वाले पर, कोई न्यायालय अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य करता है तो उसके खिलाफ जो रिट आती है प्रोहिबिशन या प्रतिषेध रिट आती है, और यहाँ प्रोहिबिशन का कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया है। अब बताइए आप इसको कैसे सही करेंगे? कोई अधिकारी अगर अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कार्य नहीं कर रहा है तो उसको आदेश कैसे दिया जाता है? कौन सी रिट है? मैंडमस परमादेश। तो आप अगर यहां पर स्टेटमेंट में कहीं पर भी प्रतिषेध रिट होती, प्रोहिबिशन रिट होती, तो ये 100% सही था। अब यहाँ पर प्रतिषेध तो है ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं देखा जाए गलत है। फिर भी अगर आपको एक मार्क कराना है, एक क्वेश्चन सही करके आना, तो आप क्या एक स्टेटमेंट सही करना ही है, तो बी सही होगा। लेकिन क्यों बी सही है? क्योंकि ऑप्शन में प्रतिषेध नहीं दिया गया है, और ये बी पूर्णतः सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर वर्ड न्यायाधिकरण के विरुद्ध वर्ड यूज किया गया है। तो बी स्टेटमेंट सही नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बी स्टेटमेंट सही नहीं है। सही मानने का आधार सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोहिबिशन नहीं दी। या तो इस क्वेश्चन को ही गलत मान लिया जाए,
क्वेश्चन ही गलत है। या आयोग ने अगर कहा कि क्वेश्चन सही है और उस आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत नहीं किया, तो क्या ऑप्शन मान सकता है? तो वो ऑप्शन है मैंडमस। ये एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन रहा है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 ये किससे संबंधित? अभी हाल फिलहाल में एसआई का क्वेश्चन हुआ था, उसमें भी जो है इस तरह का आर्टिकल 124 से रिलेटेड सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए सर्विस की कंडीशन, सर्विस एंड कंडीशन संबंधित जो एलिजिबिलिटीज दिए, क्राइटेरिया जो दिए गए, वो किस आर्टिकल में है? अब कहीं पर भी आर्टिकल 125 दिया ही नहीं था। सर्विस कंडीशन सुप्रीम कोर्ट के लिए किस आर्टिकल में दी गई है? तो वो है आर्टिकल 125। ये बस मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन इस प्रकार का आया हुआ अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे चर्चा हो गई, नहीं तो हम नहीं कर रहे होते। ठीक है, पढ़ाया तो है नहीं अभी आपको। जबकि वहां पर ऑप्शन में 125 था ही नहीं, 124 का 2 था, और 124 के 2 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात की गई है। और कार्यकाल भी कहीं ना कहीं सर्विस कंडीशन के तहत ही आता है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कितने कार्यकाल तक अपने पद पर रहेगा, ये भी उसके लिए कंडीशन ही तो है, एक सर्विस कंडीशन ही है। बताइए। तो लोग इस पर बवाल कर रहे हैं, केस भी हुआ है कि आर्टिकल 124(2) क्यों आपने माना, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई भी आके यूट्यूब पे पढ़ा कर चला जा रहा है, यूट्यूब ओपन सोर्स है, सबके लिए अवेलेबल है, तो कोई भी आए कुछ भी बता के चला जा रहा है। ठीक है। तो 124(2) को आयोग ने सही मान लिया, और 129 दिया हुआ था आई थिंक, और 127 ऑप्शन में दिया हुआ था, और आर्टिकल 122 दिया हुआ था। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, इसमें कहीं भी आर्टिकल 125 नहीं दिया गया था। आयोग ने आंसर 124(2) को सही माना, लोगों ने इस पे केस कर दिया। जबकि आप समझिए कि कार्यकाल भी एक कहीं ना कहीं सर्विस कंडीशन के तहत ही आता है। वहां पर आप कॉमन सेंस था, आपको उसी हिसाब से ये क्वेश्चन आप देखिए। चलिए, 20वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 एक किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 एक किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है, उसके पहले नहीं था, हमारे डीपीएसपी में इससे पहले था। जो डीपीएसपी आपको पढ़ रहे होंगे वहां फिर से क्लियरिटी आपको होगी। तो डीपीएसपी में था, अब इसको आर्टिकल 21 ए में जोड़ दिया गया है। तो कहाँ पर है? शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 14 केवल नागरिकों पर लागू होता है। अनुच्छेद 14 केवल नागरिकों पर लागू होता है, स्टेटमेंट बताइए। सीजीएल 2020 का है। नहीं, ये सब पर, केवल नागरिकों पर फिर से 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 आर्टिकल है। अनुच्छेद 15 भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। बिल्कुल करता है, भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ठीक है। ये कहता है कि कुओं, नलकूपों, इन पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आधार बताता है वहां पर। तो आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 में बी वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, केवल 2। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत है। सीजीएल 2020 का क्वेश्चन ये रहा है आपका। 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान अवसर प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद समान अवसर, अवसर की समानता की बात करता है? बताइए आप लोग। लोक नियोजन में अवसर की समानता, कहीं पढ़े हैं आप? लोक नियोजन में अवसर की समानता, आर्टिकल 16, ये सन 2021 का क्वेश्चन ये है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसएससी सीपीओ 2019, देखिए 2 स्टेटमेंट। अब वनडे एग्जाम्स में भी 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, थोड़ा जो हाई लेवल वनडे एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाने लगे हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर एक स्टेटमेंट होता कि हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, नहीं 7 प्रकार की थी, अब 6 प्रकार की। ठीक है। 19 एक के तहत है। ठीक है, स्पेशली देखा जाए तो ये सभी स्वतंत्रताएं विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। स्टेटमेंट गलत है, हमने अभी बताया जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में।
तो केवल ए सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से सुरक्षा प्रदान करता है? मतलब कोई भी कानून ऐसा आज बना है, आर्टिकल जब 20 पढ़ा है तो वहां पर हमने एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में आपको बताया हुआ था। ठीक है, पुरानी डेट से लागू, पोस्ट डेटेड नहीं होगा, पूर्व भूतलक्षी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इसका जो है कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए? स्टेटमेंट नंबर बी, अनुच्छेद 20 से संबंधित एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, आर्टिकल नंबर 20(1) के तहत ये बात की गई है। ठीक है, 20(1) के तहत ये प्रावधान किया गया है। चलिए आर्टिकल नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए, पढ़िए इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 21 केवल जीवन की रक्षा करता है। केवल जीवन की रक्षा करता है, केवल जीवन मतलब आपको मृत्यु से, गरिमापूर्ण जीवन की रक्षा, पर्यावरण से मतलब गरिमापूर्ण जीवन, केवल जो गरिमापूर्ण जीवन की रक्षा करता है, यहाँ पर स्टेटमेंट होता तो सही होता। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, इसमें ये गलत हो गया आपका, इसमें गरिमा में जीवन भी शामिल है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सीधे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सीधे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? बताइए। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन उस तरह का नहीं है, मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, कौन सा अधिकार अगर होता। निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है कि नहीं, ये जब हम पढ़ेंगे निदेशक तत्व वहां देखेंगे, तो ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, उपरोक्त तभी तो कभी नहीं होगा। इसका बी वाला 26 का सही हो जाएगा। ग्रुप डी 2019 का क्वेश्चन है। तो अभी जब आप इसको परेशान ना होइए, हम निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य भी पढ़े नहीं है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आप ना कर पाए। अनुच्छेद 32 केवल सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है। सही बात है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति देता है। और ये अनुच्छेद 32 क्या करता है? केवल मौलिक अधिकार के लिए रिट जारी कर सकता है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर। मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन के तहत जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकार के साथ साथ, मौलिक के साथ साथ सामान्य अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। तो अधिकार क्षेत्र किसका बड़ा हुआ? मौलिक अधिकार पर भी जारी कर सकता है, सामान्य अधिकार पर भी। अधिकार क्षेत्र रिट जारी करने के, रिट के अधिकार क्षेत्र, रिट की अधिकारिता किसकी ज्यादा होगी? हाई कोर्ट की ज्यादा होगी, उच्च न्यायालय की ज्यादा होगी। रिट की अधिकारता, रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का कम होता है, सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार तक सीमित है। कई बार क्वेश्चन इस तरह के अगर एग्जाम में आ गए आपके कि जो है मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने का क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र हाई कोर्ट से कम है, तो वो स्टेटमेंट सही होगा, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कम है। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बना तो उसका अधिकार क्षेत्र भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये लॉजिक आप वहां पर मत लगाइएगा। चलिए, यहाँ पे एक बात बतानी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना जो हमने आपको बताया। इसके दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है, निवारक निरोध से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल होगा? तो आर्टिकल नंबर 22। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। क्या मौलिक अधिकार संसद संशोधित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। ये संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। तो स्टेटमेंट ये वाला बताइए आप, सही होगा कि नहीं होगा? मूल संरचना का हिस्सा है कि नहीं? मूल संरचना का भाग है केशवानंद भारतीवाद, या उसके बाद कहा गया है, कहा गया है इस पे? दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हिस्सा है, और पहला स्टेटमेंट सही है, तो केवल ए इसमें सही माना जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है? सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 से रिलेटेड है। तो आप बताइए इसमें 29 होगा या 30 होगा?
शिक्षा संबंधित अधिकार की बात करता है, आर्टिकल 30। तो इसमें सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए इन दोनों को। एसएससी सीजीएल, थोड़ा सा जो टफ लेवल क्वेश्चन होते हैं वो सीजीएल के ही क्वेश्चन रहेंगे, आप देखेंगे तो। सॉरी। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 16 विधि के समक्ष समानता। सॉरी, देखिए गलत हो गया। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 16 समान अवसर, लोक नियोजन में समान अवसर की बात करता है। और आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा। ऐसा कहीं पर है? ए का 2 और ए का 2 दो जगह है, बी का 1 और सी का 3। इसका ए वाला सही हो जाएगा आपका। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं और इजी है। जब हम यूपीएससी में जाते हैं तो ये क्वेश्चन काफी टफ हो जाता है। ठीक है, हम देखेंगे इसके बाद यूपीएससी की पीवाईक्यू, उसमें आप देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताएं उचित प्रतिबंधों के अधीन है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अनुच्छेद 19 एक के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और अनुच्छेद 19 2 से लेकर 19 6 तक जो आर्टिकल दिए गए हैं वो इन्हीं 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये हमने स्पष्ट रूप से आपको बताया हुआ है क्लास में। स्वतंत्रताएं उचित प्रतिबंध के अधीन है, पहला स्टेटमेंट सही है। ये प्रतिबंध केवल संसद द्वारा ही लगाए जा सकते हैं। ये प्रतिबंध केवल और केवल संसद द्वारा ही लगाए जा सकते हैं। इस स्टेटमेंट को आप बताइए कि सही है कि गलत है। नहीं, ये प्रतिबंध हमारे संविधान द्वारा भी लगाया गया है। कहाँ गया? पहले दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल वर्ड आया तो मैक्सिमम केवल वर्ड वाले, केवल एक, केवल ये ऐसे वाले अधिकतम गलत होते हैं। एकमात्र, केवल, जो एब्सोल्यूट बहुत ज्यादा हो जाए वो गलत हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, वो भी स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक बस मैं जनरल ट्रिक बता रहा हूँ, ये हर जगह काम नहीं करती है। अगर आपको जो है किसी क्वेश्चन में फंसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं आप। हर जगह मत करिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो 32 में ए वाला आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? अब आप जो है नहीं आता है जो वर्ड है उस पर फोकस करिएगा। कई बार लोग इसी वजह से कई क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ठीक है। मानव तस्करी का निषेध, शोषण का विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये तो आएगा ही आएगा। बंधुआ मजदूरी का निषेध, ये भी आएगा। बाल श्रम का निषेध, ये भी आएगा। आर्टिकल 23 के पार्ट है, आर्टिकल 24 का पार्ट है और आर्टिकल 21 ए का पार्ट है। ठीक है, और ये दोनों राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत आते हैं और यहाँ का है नहीं आते हैं। तो इसमें डी वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति के पद पर अधिकार की वैधता की जांच करता है? किसी अधिकारी या अधिकार के पद की वैधता की जांच करता है कि किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हुए हैं। तो आप बताइए कौन सा ऐसा रिट है? हिंदी में इसको बता दें क्या हम आपको? चलिए, सर्टियरी उत्प्रेषण इसको कहते हैं। मैंडमस परमादेश, को वारंटो अधिकार पेक्षा, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, और एक और है परमादेश, प्रोहिबिशन। ठीक है, बंदी। अब आप बताइए इसमें से कौन सा होगा अधिकार की वैधता की जांच करने वाला? तो इसका हो जाता है आपका सी वाला स्टेटमेंट सही।
सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में जो लिखा था उस हिसाब से किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हो हमने डिटेल में आपको बताया हुआ है, भूलना नहीं चाहिए आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये भी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 20 केवल नागरिकों पर लागू होता है, बताइए। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल नागरिकों को है, गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, बिल्कुल सही बात है, सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा? 35 का बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक शिक्षा से संबंधित है? धार्मिक शिक्षा से संबंधित है, बताइए। धार्मिक शिक्षा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है आप बताइए सबसे पहले यही। आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक। तो धार्मिक शिक्षा किसके तहत बात की जाएगी? 25 से लेकर 28 तक कोई आर्टिकल होगा वहां बात की जाएंगी। उसमें भी आर्टिकल 28 में स्पष्ट रूप से धार्मिक शिक्षा कोई भी जो है संस्था जो प्राइवेट है वो दे सकती है। ठीक है, उसका कौन सही हो जाएगा? 36 का सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी मौलिक अधिकार निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, ऐसा है? नहीं, कुछ हद तक, कुछ हद तक आर्टिकल 23 है, लेकिन पूर्ण हद तक आर्टिकल 17 है। पूर्णतः आर्टिकल 17 एब्सोल्यूट है, आर्टिकल 23 भी कुछ हद तक एब्सोल्यूट माना जाता है। सभी मौलिक अधिकार सीमित है, सभी मौलिक अधिकार निरपेक्ष हैं, तो ये गलत है। सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 17 निरपेक्ष है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आर्टिकल 23 भी कुछ हद तक है। सभी मौलिक अधिकार सीमित है, बिल्कुल सभी मौलिक अधिकारों पर कुछ ना कुछ सीमाएं लगाई गई, परंतु एक मौलिक अधिकार पर सीमा नहीं लगाई गई। कुछ मौलिक अधिकार निरपेक्ष, ये स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं सही लग रहा है। सभी मौलिक अधिकार सीमित है, नहीं। आर्टिकल 17 अगर सीमित होता तो एब्सोल्यूट कैसे होता, ये तो आप सोच सकते हैं। बी वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया आपका। कुछ मौलिक अधिकार निरपेक्ष है और कोई भी मौलिक अधिकार सीमित नहीं है, ये भी बात नहीं है। अब कोई मौलिक अधिकार सीमित है तो सारे निरपेक्ष हो जाते हैं, सब पर कुछ ना कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। एक आर्टिकल 17 ऐसा जिसपे कोई सीमा नहीं लगाई गई, तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? इसमें देखिए, आपको अगर देखा जाए तो सभी सही लग रहे होंगे, एक सही मानना है। किस आधार पर बाकी 3 गलत किए गए ये आपको पता चला? ठीक है, तो 37 का आप सी सही कर लीजिए। इसका सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है, बताइए। इमरजेंसी के दौरान क्या अनुच्छेद 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता? कहीं आपने ये पढ़ा, कहीं हमने आपको ये बताया, ये बात नहीं बताया है। सिर्फ हमने 20 और 21 को कहा है इमरजेंसी के दौरान निलंबित नहीं किया सकते, बाकी सारे मौलिक अधिकार इमरजेंसी के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसे निलंबित नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। 32 एक मौलिक अधिकार है, ये सही है। कहाँ गया स्टेटमेंट? ए वाला इसका सही हो जाएगा। इसका भी देखिए आंसर सीट में जो है, इसका आंसर जो है बी दिया गया 37 वाले का, लेकिन ये गलत रहेगा। इसका कुछ मौलिक अधिकार निरपेक्ष है, कुछ में आते हैं आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23। अगर सभी मौलिक अधिकार सीमित हैं, सभी अगर सब पे कुछ ना कुछ सीमाएं आरोपित होती, तो क्या आर्टिकल 17 कभी भी निरपेक्ष हो पाता? नहीं हो पाता। इसका सी स्टेटमेंट आंसर की में आपका 37 का जो है बी दिया गया है, तो वो आप मत मानिएगा। हम इसमें आंसर की ही नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, हम सारे जो है आंसर खुद ही करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 32। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सांस्कृतिक और शिक्षा या शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इसके तहत आते हैं, उसमें से आर्टिकल 29 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 14 मनमानी के विरुद्ध है, अनुच्छेद 14 मनमानी के विरुद्ध है, बताइए।
मनमानी के विरुद्ध है कि नहीं है? यह समान संरक्षण भी प्रदान करता है, इक्वल प्रोटेक्शन, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट बताइए आप। अनुच्छेद 14 मनमानी के विरुद्ध है, बिल्कुल बात सही। कि विधि के समक्ष सभी लोग समान है, किसी के साथ मनमानी नहीं की जा सकती है। कहा गया 1 और 2 दोनों सही है, इसका तो कोई स्टेटमेंट है, हाँ सी वाला इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है या टाइटल्स के उन्मूलन से संबंधित है? आर्टिकल 18 आपको याद है, उपाधियों का अंत। सिर्फ शैक्षणिक उपाधियां ले सकता है, शैक्षणिक उपाधियां, सैन्य उपाधियां राज्य दे सकता है, और कोई उपाधि नहीं कोई ले सकता है। शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां अलाउ है, तो इसका जो है 18 सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रता पूर्ण है? नहीं, इस पर भी जो है युक्त युक्त निर्बंध लगाया गया। आर्टिकल 19(2) से लेकर 19(6) तक इसको पूर्ण होने से रोकता है। राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है, तो इसमें जो है पहला गलत है, दूसरा स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सेल्फ इंक्रिमिनेशन, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने से सुरक्षा से संबंधित है? स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य आप ले सकते हैं, आर्टिकल 20 का 3 ये कहता है कि आपको स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें भी पॉलीग्राफी मतलब आपका फिंगरप्रिंटिंग को इसके तहत नहीं आता है, इसके तहत मान्य नहीं है फिंगरप्रिंटिंग आपकी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अनुच्छेद 21 एक केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है? सही है, यह 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बताइए, सही है। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन से संबंधित है? धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन से संबंधित कौन सा आर्टिकल होगा, आप बताइए। तो आर्टिकल नंबर 26 धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन से संबंधित प्रावधान करता है। आप पढ़िए 26, 25, 26, 27, 28 एक ही क्लास में चारों आर्टिकल हमने पढ़ाया हुआ है और काफी इजी तरीके से पढ़ाया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार की, अनुच्छेद 29 में केवल अल्पसंख्यकों, अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों को ही लागू होता है, केवल अल्पसंख्यक पर लागू होता है। हमने वहां पर जोर देकर आपको बताया हुआ है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार में हमने जोर देकर बताया हुआ है। अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों को ही लागू होता है कि नहीं, ये आप बताइए। पहला स्टेटमेंट गलत है, केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। आर्टिकल अनुच्छेद 30 केवल अल्पसंख्यकों को लागू होता है। इसीलिए कुछ लोग जब कहते हैं, हमने वहां बताया हुआ था आर्टिकल 29, 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो दिए गए हैं, कुछ टीचर ये पढ़ाते हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित है केवल, नहीं। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित होता है, तो इसमें बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों के संशोधन की अनुमति देता है? सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है, ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आप बताइए। बी वाला, सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार सीमित रहेंगे, ठीक है। 34 क्या कहता है और 35 क्या कहता है, ये बताइए। 34 जब कहीं पर मार्शल लॉ लागू होगा उस समय वहां के व्यक्तियों के मौलिक अधिकार क्या होंगे, ये बताता है। और 35 में कुछ स्पेशल क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों को कुछ स्पेशल प्रोविजन साथ सीमित किया सकता है, ठीक है। तो 33 आप जो है इसका सही आंसर होगा। मार्शल लॉ संबंधित है, सही है। यह मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध की अनुमति देता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अभी जस्ट इससे थोड़ी देर पहले मैंने बताया 34 मार्शल लॉ संबंधित है, और जहां मार्शल लॉ लागू होता है वहां पर मौलिक अधिकारों पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगाया जाता है। हमने वहां बताया मार्शल लॉ और जो है
सैन्य विद्रोह में क्या अंतर होता है, दोनों बताया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन हेतु संसद को शक्ति देता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन हेतु संसद को शक्ति प्रदान करेगा, बताइए आप। आर्टिकल 35 आपने कहीं पढ़ा है? आर्टिकल 35 क्या कहता है? कि संसद मौलिक अधिकारियों के कार्यान्वयन के लिए विधियां बनाएगी। ठीक है, आर्टिकल 35। ठीक है, उसी के साथ 50 क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू बेसिक लेवल के दिए हुए थे, ये हम जो है ये अपलोड नहीं करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे आंसर गलत दिए गए हैं। सही रहा कि हम जो है मिलाते हुए चले हैं, एक एक आंसर अपने जो है लैपटॉप में ओपन है। इसमें कई सारे आंसर जो है गलत दिए गए हैं, उसको आप जो है इससे अच्छा इसको अपलोड ना ही किया जाए, ज़्यादा बेटर है। इसीलिए हमने जो है 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू का आपको करवाए हैं, नहीं तो हम इतने सारे क्वेश्चन ना करवाते। 30 मिनट बाद हम रोक देते हैं और 46 मिनट हो गया क्लास आज। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास, और अगली क्लास क्या होगी? एडवांस लेवल पीवाईक्यू। एडवांस लेवल मतलब स्टेट पीसीएस और यूपीएससी सिविल सर्विस जैसे एग्जामों में, या एनडीए सीडीएस जैसे एग्जामों में जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनसे जो पूछे गए हैं, ठीक है, उनसे संबंधित फिर होगी बेसिक प्रैक्टिस और एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इसको पूरा कंप्लीट क्लास आप करनी पड़ेगी, आंसर की नहीं दी जाएगी क्योंकि कुछ गलत उसमें है। ठीक।